बच्चों का फायदा था, बहुत ज्यादा योगदान था इंडियन जेवलिन में, ही पहचान दे दी। अब एक सिंपल वे में बताऊं तो जो पहचान जेवलिन की मतलब आप या अपने एशियन जो वॉरियर्स थे उस टाइम पे थी ना, और जो वो गुम हो चुकी थी, आज के डेट में इतना जेवलिन को कोई महत्व नहीं दे रहा था बीच में। आफ्टर दैट ओलंपिक गोल्ड सारा का सारा इन्वॉल्वमेंट बदल गया। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, जेवलिन, कॉमनवेल्थ में उनका मेडल आया था। और कॉमनवेल्थ गोल्ड के बाद वो रात को आए पटियाला 2 बजे, उसके बाद मॉर्निंग में 7 o'clock वापस ग्राउंड आए, ग्राउंड उन्होंने घूमा, वार्म अप किया, सबसे मिले एंड देन हो गए। वो काफी इंस्पायरिंग है कि यार एक बंदा कॉमनवेल्थ जैसे कॉम्पिटिशन में मेडल ला रहा है, गोल्ड, और इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है हर जगह, और उसके बाद वो इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ है कि वो अपने गेम को लेकर इतना डेडिकेटेड है कि सुबह 2 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद लेके ग्राउंड आए, मॉर्निंग वॉक की, थोड़ा जॉग किया एंड सब कोचेस स्टूडेंट्स से मिले। जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया उसके पहले से मैं नीरज चोपड़ा भाई साहब को फॉलो करता था। मेरे याद में, मेरे को आखिरी बार याद है उनके 24 के फॉलोअर्स थे, जब मैंने उसके पहले से फॉलो करता रहा हूँ 2016 के आसपास से। मैंने काफी टैग्स किए जब मैं जेवलिन के शुरुआती फेज में था, बिगनर फेज में था। तो उसके बाद आज 2024 में उनका फॉलो बैक मुझे मिला, और का बिगेस्ट स्टार, मतलब एक आज एक आइकॉन है नीरज चोपड़ा, यूथ आइकॉन, मतलब यूथ हर तरह का आइकॉन है, स्पोर्टिंग आइकॉन, यूथ आइकॉन, और वो मुझे फॉलो बैक दे दिए। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने 8 साल में जो वेट किया वो आज खत्म हुआ। तो मैं कुवैत में खेलने गया था, मेरा पहला इंटरनेशनल था। तो मेरे को क्या था कि मेरे को इंजरी थी, मेरे को एल्बो इंजरी, वो उठ नहीं रहा था। मैंने शुरू में थ्रो की, मेरी थ्रो नहीं हुई, मतलब मैं बहुत ज्यादा पेन होने लगा। मूवी देखते हैं ना, कोई फिल्म नहीं दिखता कि चक दे इंडिया हो, मिल्खा भाग हो, उसमें दिखता है ना कि वो एक सीन दिखता है कि यार खिलाड़ी टूट गया, अब कैसे वापस आएगा। तो किसी के पैर में चोट लगी है, उसके बाद भी वो भाग के जीत जा रहा है। किसी के सर में चोट लगी है, उसके बाद भी वो गोल कर दे रहा है और इंडिया को जिता दे रहा है। मेरी एल्बो उठ नहीं रही थी, खड़ा हुआ जाके थ्रो करने के लिए 2 थ्रो के 3 थ्रो के बाद, तो आंखें बंद की, माता रानी को याद किया, जय माता दी, रनवे लेके चढ़ा, थ्रो मारी और बस मारी थी थ्रो, एल्बो टूटेगी चाहे जो भी हो। 67.67 मीटर का। मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वहाँ के छोटे से गांव से मैं आया हूँ, और इंडिया में तो मोस्टली विलेज के लड़के फुटबॉल, क्रिकेट रैंडमली खेलते ही हैं, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी पहाड़ होते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि एडवेंचरस टाइप की होती हैं, और हम वो बचपन से ही करते आ रहे हैं कि मतलब पहाड़ की ओर जाना, रनिंग करना, क्रिकेट खेलना। बचपन से फुटबॉल में थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा, फुटबॉल खेलता था। सो कुछ ऐसा था कि स्कूल में मैं क्लास 6th-7th में था एक्चुअली, और क्लास में बैठा था और मेरे सीनियर्स जो हैं वो जेवलिन की ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जेवलिन सीम्स लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग, वो थोड़ा अलग था ना, अदर स्पोर्ट्स से हट के था। क्रिकेट भी नहीं, फुटबॉल भी नहीं, वो काफ़ी मेरे को मतलब काफ़ी अट्रैक्ट किया उस गेम ने मुझे, जब मैंने पहली बार जेवलिन को देखा था। तो उसके बाद से मैंने अपने क्रिकेट विकेट्स होते हैं, गांव में क्रिकेट खेलता ही था। तो जब क्रिकेट स्टार्ट होता था उसके पहले मैं विकेट्स को ही नॉर्मली थ्रो करता था, क्योंकि उसका आगे का शेप जेवलिन टाइप का होता थोड़ा। जब क्रिकेट खत्म हो जाता था तो जब विकेट निकालते थे तब भी मैं उसको थोड़ा ऐसे ही थ्रो करता रहता था, और ऐसे करते करते थोड़ा मूवमेंट सेट हो गया हाथ का। पीटी टीचर थे हमारे, वो एक्चुअली कहीं चले गए थे और वो हमें कर नहीं देते थे, क्योंकि मैं छोटा था तो थोड़ा सा लोग वहाँ पे अफ्रेड रहते थे कि कहीं किसी के लग न जाए, इसको लग न जाए, किसी को मार न दे। तो जब वो थोड़ा सा यहाँ वहाँ हुए तो मुझे मौका मिला, तो मैंने सीनियर से लेके वो, और मैंने थ्रो किया। उसके थोड़ी समय बाद पीटी टीचर आए और देखा, उन्होंने पूछा तूने थ्रो किया? मैंने कहा यस सर। सॉरी सर, मेरे को बहुत दिन से इच्छा थी करने की, इसलिए मैंने आज मौका मिला तो मैंने कर दिया। तो बोले अच्छा था थ्रो तेरा। पहली बार मैंने 26 मीटर थ्रो किया था, बैम्बू जेवलिन। वहाँ से फिर धीरे धीरे मैंने खेलना स्टार्ट किया, 2-4 डिस्ट्रिक्ट खेला, एंड उसके बाद मैंने स्टेट का सिलेक्शन दिया था, मैंने मेरा हुआ, और लास्ट मतलब सेकंड था मैं। मुझे लगा कि मैं जाऊंगा, मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी एक्चुअली, मेरे माता पिता ने सारी प्रिपरेशन कर दी थी, बट एट लास्ट मोमेंट उन्होंने बोला कि फर्स्ट प्लेस वाला ही जाएगा, और वो बहुत बेकार मोमेंट था मेरे लिए, कुछ पता नहीं था एक्चुअली। तो उसके बाद मेरे को थ्रो एंड पुशअप्स करके, थ्रो पुशअप कर करके मेरे को एल्बो में इंजरी हो गई, और उसके बाद मैंने गेम को थोड़ा सा मतलब ड्रॉप कर दिया, छोड़ ही दिया, क्योंकि मेरा हाथ उठ नहीं रहा था और मेरा एल्बो खराब था, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो मैं एक डॉक्टर थे हमारे यहाँ के, बोन डॉक्टर, बोन के डॉक्टर थे, तो मैं उनके पास गया, क्योंकि हमें फिजियोथेरेपी के बारे में इतना पता नहीं था तब। तो अब मैं गया मेरे पिताजी के साथ और मेरे पीटी टीचर के साथ। तो वो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि बेटा तुम जेवलिन छोड़ दो, तुम फुटबॉल ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारा एल्बो अभी ठीक नहीं होगा, जेवलिन मत करो तुम। और मतलब मुझे बहुत बेकार लगा कि मैं एक डॉक्टर के पास सलाह लेने गया और वो क्या सलाह दे रहा है कि तुम अपना गेम छोड़ दो, अपना पैशन छोड़ दो, तुम दूसरी चीज़ फॉलो करो।
और उसके बाद मैंने बताया, अभी पहले आपको बताया था कि मैंने गेम से ड्रॉप ले लिया, मतलब गेम छोड़ ही दिया था। और मेरी हालत तो ऐसे हो गई थी उस समय पे कि मैं अगर एक खाली वाटर बॉटल होता है ना, वो भी नहीं उठा सकता था। मेरे कुछ कलीग्स थे, मेरे कुछ दोस्त थे, वो मुझे स्कूल से घर ले जाते थे अपनी बाइक में या कैसे भी करके। वो मुझे, ऐसी सिचुएशन हो जाती थी मेरी। मेरे गांव में जो ग्राउंड है जिधर मैं ट्रेनिंग करता था, 100-200 मीटर आगे खेत हैं, परिवार वालों का खेत, और वही हमारी जहाँ फार्मिंग होती है सारी, वही है। तो मेरे पिताजी, एक बार मैं सुबह थ्रो करने गया, मैं बहुत जिद में गया था, मेरा स्टेट में सिलेक्शन नहीं हुआ था जब मुझे पता चला, और मेरे एल्बो में पेन था। बट उसके बाद भी मैं इतना मतलब फ्रस्ट्रेट और गुस्सा और मतलब कहने का मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट चुका था मैं। और मैं गया, मैं वैसी एल्बो लेके गया और मैं थ्रो किए मैंने 5-6, और मैं उसी ग्राउंड पे लेटा हुआ था। उसी ग्राउंड पे लेटना दर्द हो रहा था, उसी ग्राउंड पे लेटा हुआ था। मेरे पिताजी कहते हैं गाय भैंस के लिए चारा लेके आ रहे थे, जो हमने देखा मुझे, और वो वापस मैं रो रहा था वहीं पे। फिर मुझे खेत में जो मेरा घर है हमारे, वहाँ ले गए। अम्मा मतलब हमारे बब्बा दादी थे, उन्होंने समझाया, और फिर उसके बाद से मैंने गेम कुछ समय के लिए छोड़ ही दिया था, 5-7 महीने के लिए। और उसके बाद फिर गेम वापस स्टार्ट किया 2020 अगस्त, आई रिमेम्बर्ड। मैं जो ये फेज था कि जब मैंने गेम छोड़ दिया था, उस बिटवीन में मैंने रनिंग स्टार्ट की है। एज विलेज बॉय मैं आर्मी की तैयारी और पुलिस की तैयारी करने लगा था कि आने वाले 4 सालों में, 3 सालों में मैं उसके ट्रायल दूंगा और उसकी कोशिश करूंगा। तो वो करते करते मेरी फिजिक बहुत मेंटेन्ड हो गई थी। मतलब मैं रनर टाइप पे, मेरी आज भी बॉडी फिजिक है, एज एन रनर ही है। काफी लोगों ने मुझे बोला भी है कि मैं बहुत मतलब स्लिम टाइप का, बहुत पतला हूँ मैं, थ्रोअर टाइप की बॉडी नहीं, ना लंबा हूँ ना ज्यादा हेल्दी हूँ, बहुत नॉर्मल हूँ बहुत ज्यादा। तो मेरी बॉडी उस टाइप की हो ही गई, क्योंकि मैंने जब मेरा ये 7-8 महीने का फेज था, जब मैं इंजर्ड था, तो कुछ नहीं, जर्नी छोड़ दिया था, तो मैं केवल रनिंग करता था। और रनिंग भी कैसे करता था कि कुछ पता नहीं था, तो बट कभी कभी 45 मिनट 12 किलोमीटर कंटिन्यू कर रहा हूँ, और कभी कभी 800 मीटर लगा रहा हूँ, कभी 1500 मीटर कर रहा हूँ, कभी 1 घंटे दौड़ रहा हूँ। तो आर्मी की ट्रायल होती है फिजिकल, और उसको मुझे पास करना है। तो उसको लेके मैं, बस ये था कि मुझे ये पता था कि, ये मैंने सुना था कहीं से कि 1500 मीटर दौड़ने से बस नहीं होता है, अब अगर आपको स्टेमिना बिल्ड करना होता है उसके लिए। तो मैं स्टेमिना बिल्ड करने के लिए मैं हफ्ते में मैंने डिवाइड कर रखे थे 7 दिनों में, संडे रेस्ट छोड़ के जितने दिन बचते थे उसमें डिवाइड कर रखे थे कि इस दिन 800 मीटर दौड़ना है, इस दिन 12 किलोमीटर दौड़ना है, इस दिन 45 मिनट दौड़ना है, इस दिन 1500 मीटर दौड़ना है, इस दिन मेरे को हिल ट्रेनिंग मतलब पहाड़ में जाके कुछ भी करना है, बस कुछ भी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, बट दौड़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो वो करता था मैं। और उसके बाद जब मैं फ्री होता था तो मैं पुशअप लगाता था। तो और मैं पुशअप ऐसे लगाने लगा धीरे धीरे, 20 से 25 से 40। मैंने एक टाइम पे पुशअप 150 मॉर्निंग पुशअप, 150 इवनिंग पुशअप। अब मैंने जब ये स्टार्ट कर दी तो मुझे काफी टाइम बाद पता चला कि मेरा एल्बो ठीक हो चुका है, क्योंकि मैंने इंजरी ठीक हुई, और उसके बाद अब मुझे अनजाने में मैंने स्ट्रेंथनिंग अच्छी कर ली उसकी। मैंने पुशअप खूब किए, मैंने खूब पुलअप्स, मतलब सारी चीजें मैंने की। तो उसके बाद मेरे एल्बो में स्ट्रेंथ वापस आ गई। और एक टाइम था उस समय पे टिकटॉक चल रहा था, मैं भी इंडिया में। सो मेरी जो बहन है, तो उसने एक लड़की थी छत्तीसगढ़ की, उससे कनेक्ट किया, उससे बातचीत हुई उससे कि, तो वो खिलाड़ी थी, वो भी एथलीट थी। तो मेरी बहन ने बोला, मेरे भैया भी खेलते थे बट उनको इंजरी हो गई, तो अभी वो नहीं खेलते हैं, ऐसा ऐसा करके उन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि कोच का नाम सजेस्ट किया। फिर मैंने अगस्त में उनसे कनेक्ट किया थ्रू इंस्टाग्राम, और फिर मैंने उनसे बात की। उनका नाम खड़क सिंह है, एक्चुअली वो राजस्थान में कराते हैं ट्रेनिंग। मैंने फिर उनसे बात की, उन्होंने मुझे वापस थोड़ा सा मोटिवेट किया और समझाया कि अभी तू कर सकता है, कोई बात नहीं। और एक्चुअली फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, और थी भी तब घर में। तो और तब नया नया था, तो कोई इतना मतलब माता पिता चाहते ही नहीं थे कि मेरा बच्चा यहाँ से कहीं जाए मेरी आंखों से दूर, क्योंकि मैं एक इकलौता लड़का हूँ और एक मेरी छोटी बहन है। तो अब माता पिता तो बहुत ज़्यादा केयर करते थे, तो उनको लगता था अगर यार घर से दूर जाएगा कैसे रहेगा, क्या करेगा। और फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो वो भी मैनेज नहीं होती। तो घर वाले मना कर रहे थे कि नहीं तू नहीं जाएगा। तो उन्होंने बोला कोच साहब ने कि एक काम करते हैं, तू मुझे वीडियो सेंड करता रहे, मैं तुझे थोड़ा बहुत वर्कआउट बताता रहूँगा, तू करते रहना। तो मैंने फिर वही वर्कआउट उसी ग्राउंड में जाके वापस स्टार्ट कर दिया, स्कूल ग्राउंड, और जो मेरा विलेज का ग्राउंड था, मतलब गाँव का, वहाँ पे मैंने वापस। और धीरे धीरे करते 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 अब टाइम आ गया जनवरी का। मैं 700 ग्राम वाला जैवलिन 55 मीटर फेंकने लगा था।
तो वो मेरे लिए एक मैसिव ग्रोथ थी, मतलब अच्छी ग्रोथ थी। मेडल मेरा पहला नेशनल पे ही था। पहला मेडल मेरा पहला नेशनल पे ही था। मैं 36 जूनियर नेशनल हुआ था गुवाहाटी में 2021 में। तो उसमें मेरे को पहले रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आई, और मैं थैंकफुल करता हूँ गॉड का कि यार एक्चुअली डेट जो थी उसकी एंट्री डेट लास्ट 25 तारीख थी, 24 थी, मेरी 24 थी। उसके बाद मेरा AFID 24 को नहीं आया। उसके बाद वो डेट मैं तो टूट चुका था कि भाई अब तो नहीं खेल पाऊंगा। उस समय काफी ज्यादा इमोशनल था गेम को लेके, क्योंकि वापस रीस्टार्ट किया था और काफी अटैच हो चुका था। तो मैंने सोचा कि अब नहीं खेल पाऊंगा, बट मैंने फोन किया, एक मैम थी हमारे कनेक्ट की, मतलब कनेक्शन की यहाँ पे, ये स्टेडियम भोपाल में टी नगर में। तो उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हिमांशु अभी डेट वापस से थोड़ा पोस्टपोन्ड हो चुकी है, मतलब उसको डेट को और बढ़ा दिया गया, सॉरी 27 तारीख कर दी गई है। इतना पता नहीं था। उसके बाद जब मैं आया तो मुझे पता चला कि पहले एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो मैंने खुद से रजिस्ट्रेशन किया तो हो ही नहीं रहा था, और कई बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे। मैंने काफी मतलब हमें वहां से स्टेट ट्रायल के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि स्टेट ट्रायल नहीं हो रहे थे, कोरोना चल रहा था। तो डायरेक्ट एंट्री थी जूनियर नेशनल की मध्य प्रदेश से। तो मैंने काफी अप्रोच किया लोगों को, काफी यहाँ के सीनियर्स थे जो इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने बात करने की कोशिश की उनसे, और उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया, बट उसके बाद मेरा कुछ नहीं हो रहा था। आईडी बनाने का ये है कि आपको अगर आईडी आप पर्सनली बनाने में थोड़ा इशू होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल डिटेल आदमी भर लेता है, पर्सनल डिटेल भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है एक्चुअली जब हम डॉक्यूमेंट को वो करते हैं ना, डॉक्यूमेंट की पिक्स अपलोड करते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है कि उस पर JPG या उसमें होती है, वो अपलोड होती है, और उसके कुछ वो रहते हैं कि इतने MB की होगी या इतने KB की होगी। हाँ, तो वो प्रॉब्लम मैंने फेस की एक्चुअली, पर्सनली मैंने वो प्रॉब्लम फेस की, और मेनी ऑफ इंडियन एथलीट्स आर फेसिंग दिस, जो न्यू यंग एथलीट हैं, अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है FID में तो इसी चीज को लेके होती है। आपको आपकी FID होनी चाहिए, आपको अगर स्टेट भी खेलना है तो कंपलसरी हो चुकी है। और अगर किसी को प्रॉब्लम आती है AFID बनाने में या कुछ ऐसा दिक्कत होता है उन्हें, तो वो खुद से ना बना के किसी ऑनलाइन कैफे पे चले जाएं। टूर्नामेंट एक्चुअली AFI कैलेंडर होता है। AFI हमारी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक साइट है, उस पर इवेंट्स, प्रोफाइल और सब चीजें उस पर कर सकते हैं। जैसे कि अब 2025 चल रहा है ना, तो 2025 का पूरा कैलेंडर आ चुका है कि किस मंथ में कौन सा कंपटीशन है, किस डेट में है, किस प्लेस में है, तो वो सारी चीजें उधर पे अवेलेबल होती हैं। टोटली चेंज, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब टोटली चेंज, मतलब एक अलग ही पहचान दे दी। अब एक सिंपल वे में बताऊं तो जो पहचान जैवलिन की महाराणा प्रताप या अपने एशियन जो वॉरियर्स थे उस टाइम पे थी ना, और जो वो गुम हो चुकी थी, आज के डेट में इतना जैवलिन को कोई महत्व नहीं दे रहा था बीच में। बट आफ्टर दैट ओलंपिक गोल्ड सारा का सारा इन्वायरमेंट बदल गया। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, लोकल्स और जितने भी स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे या एथलीट, सारे मतलब एकदम से हाइप क्रिएट हुई जैवलिन को लेके, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई। और एज प्राइवेट जो एकेडमीज खुली थी ऑल ओवर इंडिया, उनमें काफी बच्चों ने इनरोल किया, नए नए बच्चे बिगनर्स ने काफी इनरोल किया, और उसके बाद से ना एकदम जैवलिन की रूपरेखा बदल गई। मैं ये बोलूंगा कि इंडियन एथलेटिक्स की रूपरेखा बदल गई, जैवलिन बस की नहीं। एथलेटिक को और जैवलिन को एक नई पहचान दी चोपड़ा भाई साहब ने। तो एज एन जैवलिन थ्रोअर मैं उनका बहुत थैंकफुल करता हूं कि उन्होंने उनके मेडल के आने के बाद इंडिया में जैवलिन और एथलेटिक को लेके क्रेज बहुत बढ़ा, इंडिया का स्पोर्टिंग करियर बहुत इंप्रूव हुआ। एंड होपिंग कि आने वाले समय में अभी इंडिया और ग्रो करेगा। अभी अगर थोड़ा 2-4 मेडल आ रहे हैं एथलेटिक्स में, या फिर ऑल ओवर मेडल 8-10-12 आ रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में 28 या 32-36 में काफी मेडल्स इंडिया सिक्योर करेगा, क्योंकि इंडिया काफी अवेयर हो चुका अपने स्पोर्ट को लेके जी। और मतलब जब से उनका मेडल आया ना, तब से हम एज एन जैवलिन थ्रोअर या एज एन एथलीट, पहले इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, बट उसके बाद से काफी इंपॉर्टेंस मिलने लगी। अगर हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो दे आर ट्रीटिंग वेरी गुड, मतलब अच्छा ट्रीट करते हैं हमें। वही बात है ना कि मैंने आपको बताया कि जैसे नीरज चोपड़ा भाई साहब का मेडल आया, उसके बाद से काफी ज्यादा अवेयरनेस हो गई, मतलब एथलेटिक्स को बहुत बढ़ावा मिला उससे। और जेवलिन तो एक नेक्स्ट लेवल स्पोर्ट बन गया, मतलब इट सीम्स लाइक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ही हो गया वो, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल है, जेवलिन। उन्होंने नीरज चोपड़ा भाई साहब का बहुत ज्यादा योगदान था इंडियन जेवलिन में या इंडियन एथलेटिक्स को लेके। इनको सपोर्ट किया गवर्नमेंट और AFI ने, हमारे फेडरेशन ने।
कि उनको उनकी फर्दर ट्रेनिंग उनके आउट ऑफ इंडिया ही कराई, सारी ट्रेनिंग अच्छे कोचेस दिए उन्हें। और उसके बाद से उन्होंने रिटर्न में क्या दिया इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को या फेडरेशन को क्या दिया? ओलंपिक गोल्ड एंड एक न्यू पहचान कि हस वी इंडियंस आर एग्जिस्टिंग और हम भी मेडल ला सकते हैं, गोल्ड ला सकते हैं, वी आर कैपेबल फॉर दिस। 2016 का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था जूनियर वर्ल्ड में 86 मीटर मार्क। और उसके बाद से नीरज चोपड़ा ने कभी पीछे नहीं देखा। सुना है मैंने कि वो बहुत डेडिकेटेड हैं, अपने गेम को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं। मैंने सुना था कहीं, किसी ने मुझे बताया था कि कॉमनवेल्थ में उनका मेडल आया था और कॉमनवेल्थ गोल्ड के बाद वो रात को आए पटियाला 2 बजे और उसके बाद मॉर्निंग में 7 o'clock में भी वो वापस ग्राउंड आए। ग्राउंड में उन्होंने घूमा, वार्म अप किया, सबसे मिले एंड देन वो गए। तो वो काफी इंस्पायरिंग है कि यार एक बंदा कॉमनवेल्थ जैसे कंपटीशन में मेडल ला रहा है, गोल्ड, और इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है हर जगह, और उसके बाद वो इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ है कि वो और अपने गेम को लेकर इतना डेडिकेटेड है कि सुबह 2 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद लेके, मतलब उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है भाई, इतना कंपटीशन खेले हैं, तो बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है ट्रेवलिंग में, बट उसके बाद भी वो सुबह ग्राउंड आए, मॉर्निंग वॉक की, थोड़ा जॉग किया एंड सब कोचेस स्टूडेंट से मिले और काफी हम्बल बिहेवियर के हैं, काफी हम्बल बिहेवियर के। तो एज एन एथलीट मैं उनसे ये चीज तो हमेशा ही सीखना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा उनकी तरह हम्बल रहूं, डाउन टू अर्थ रहूं और गेम को लेकर डेडिकेटेड रहूं। मैंने देखा था उनको 92 मीटर की थ्रो उन्होंने कर रखी है और काफी अच्छे थ्रोअर हो रहे हैं, वो काफी अच्छे थ्रोअर हैं। अगर इस लेवल का कोच इंडिया में ट्रेन करेगा या ट्रेनिंग देगा बच्चों को, तो उससे काफी हेल्प होगी इंडियन जर्नलिंग को, इंडियन स्पोर्ट्स को कि अब जूनियर और वो सीनियर और जूनियर एथलीट दोनों को ही ट्रेन करते हैं। तो मेरे कुछ कलीग्स हैं जो मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं मेरे कैटेगरी में, वो भी उनके अंडर पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए भी और अदर एथलीट्स के लिए भी। और इंडियन एथलीट जो भी इंडियन जर्नलिंग थ्रो होंगे, जो फ्यूचर में कभी पटियाला जाएंगे, जैसे कि पटियाला में वो हैं, पटियाला में NIS में है, उधर वो ट्रेनिंग कराते हैं, तो काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। नया ट्रेनिंग प्लान, नया डाइट प्लान, न्यू टेक्निक, समथिंग, मतलब काफी चीजें बदलेंगी। और जब चीजें बदलेंगी तो कुछ बुरा और कुछ अच्छा होगा। मतलब थोड़ा सा कभी किसी को समझ भी नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या करूं मैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। बट कहीं ना कहीं अगर उसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो काफी चीजें बदलेंगी और काफी कुछ अच्छा भी होगा उसमें। मतलब गेम तो मैंने बस ऐसे ही स्टार्ट किया था फॉर फन, मतलब एक इंटरेस्टिंग था, मुझे लगता था। और फिर जैसे मैंने गेम पे बढ़ता गया ना, तो मुझे समझ आया कि गेम में फेम भी है। मतलब जो जिस हिमांशु मिश्रा को कोई पूछता नहीं था स्कूल में या कहीं भी, मेरा एक नेशनल गोल्ड आया, उसके बाद से एक अलग ही पहचान बनी। मतलब स्कूल में जितने भी 1000-2000 बच्चे हैं, सारे टीचर्स हैं, मतलब सब एक रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगे, एक अच्छी तरीके से बात, अच्छा बिहेवियर और सबसे अच्छा व्यवहार मेरा बना, सबसे बातचीत अच्छी हुई। मैं कहीं किसी पॉलिटिशियन के पास खड़ा हूँ या किसी बिजनेसमैन, किसी हाई क्लास पर्सनालिटी के पास खड़ा होता था उसके बाद से, तो एक प्राउड फीलिंग होती थी। मतलब दे आर ट्रीटिंग मी वेरी गुड, मतलब अच्छा ट्रीट करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये काफी बदलाव आया, और क्यों आया? मेरे गेम की वजह से। तो इस चीज ने भी मोटिवेट किया कि जिसको कोई जानता नहीं, किसको पूछता नहीं था, और उसको गेम ने इतनी पहचान दे दी कि वो आज एक बड़ी हस्तियों के साथ खड़ा हो पा रहा है। 2016 से देख रहा हूँ, 16-17 से देख रहा हूँ शायद। और जब मैंने इंस्टाग्राम में भी जब इतना चलाता नहीं था, इंस्टाग्राम शायद बहुत कम ही चलाता, बट हाँ जब भी वो किया था मैंने, तो जब मैंने जर्नलिंग स्टार्ट किया उसके पहले से मैं नीरज चोपड़ा भाई साहब को फॉलो करता था। मेरे याद में, मेरे को आखिरी बार याद है उनके 24 के फॉलोअर्स थे जब, तो मुझे याद है कि आखिरी इतने फॉलोअर्स थे, तब से मैं उन्हें उसके पहले से ही फॉलो करता रहा हूँ, 2016 के आसपास से। और मैंने काफी टैग्स किए थे जब मैं जैवलिन के शुरुआती फेज में था, बिगनर फेज में था। तो उसके बाद आज 2024 में उनका फॉलो बैक मुझे मिला, और थोड़ा सा वो बहुत अच्छा मोमेंट था। सुबह मॉर्निंग उठा और मॉर्निंग वर्कआउट जब उठा, मॉर्निंग मतलब 5:30 करीब उठा, 5-5:30, और मैं पानी वगैरह पी मैंने। और देन जब मैंने फोन ओपन किया अपना, तो थोड़ा आदत है कि सुबह उठ के अपना नोटिफिकेशन चेक करते हैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की कि कुछ मैसेज तो नहीं है किसी के। तो मैंने चेक किया कि नीरज चोपड़ा फॉलोइंग, तो वो मोमेंट तो यार सच्ची बताऊं एक बहुत अच्छा मोमेंट था। मैं बहुत नॉर्मल एथलीट हूँ एज कम्पेयर टू चोपड़ा भाई साहब, बहुत नॉर्मल, मैं बहुत ज्यादा ही। तो मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग थी कि इंडिया का बिगेस्ट स्टार, मतलब एक
आज एक आइकॉन है। नीरज चोपड़ा इज यूथ आइकॉन, मतलब यूथ हर तरह के आइकॉन है वो, स्पोर्टिंग आइकॉन, यूथ आइकॉन। और वो मुझे फॉलो बैक दे दिए और मुझे ऐसा लगा कि मैंने 8 साल में जो वेट किया वो आज खत्म हुआ। मतलब लिटरली इट वाज मतलब बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए। मैं मॉर्निंग में एकदम खुश हो गया। मैंने सबको बताया कि यार नीरज चोपड़ा भाई साहब ने मुझे फॉलो बैक दिया है। तो मेरे बहुत अच्छी फीलिंग थी वो, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स हो गए थे उनको देखते देखते। उन्होंने वीडियो लगाई थी स्टोरी में। तो उनके फिजियो हैं ईशान, हेडल जंप कर रहे थे और हेडल को फुल हाइट पे लगा कर रहे थे। फुल हाइट मतलब फुल मतलब निकाल के पूरा फुल हाइट पे हेडल कर रहे थे। उनकी जंपिंग बहुत अच्छी, एक्सप्लोजिव बहुत अच्छी है। तो उन्होंने लिखा था उसपे कि उन्होंने लिखा था कि ईशान फिजियो नेक्स्ट टाइम मैं तुमको क्रॉस करूंगा, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने। ईशान फिजियो खड़े थे बगल में उनके फिजियो। तो मैंने रैंडमली उनको एक कमेंट कर दिया, मैसेज डाल दिया उस वीडियो पे कि भाई साहब मैं भी आपके पीछे हूँ, वन डे मैं इस जंप को क्रॉस कर दूंगा, जो आपने जंप किया उसको मैं बीट कर दूंगा। मैंने ऐसा लिखा था। और मैंने एक नॉर्मल फैन लिख दिया मैंने कि भाई ठीक है, देखेंगे तो देखेंगे, नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे। अब मुझे क्या पता कि मैंने लिख दिया, एक दिन बाद मेरे को मैसेज आता है वेरी गुड भाई कीप गोइंग, रिप्लाई है। और वो मोमेंट बहुत बड़ा था मेरे लिए कि यार मैंने तो रैंडमली नीरज चोपड़ा को मैसेज कर दिया, मतलब ऐसे ही कि चलो यार जैसा नॉर्मल फैंस या नॉर्मल ट्वीट करते हैं, मैंने कर दिया। मुझे क्या पता था कि यार मतलब होप तो थी, एक होप थी तब तो किया था, बट इतना मेरे कोई श्योरिटी नहीं थी करेंगे। बट मैंने देखा कि नीरज चोपड़ा भाई साहब का रिप्लाई आया, मैं टोटली शॉक्ड। मैंने मेरे रूममेट मेरे सीनियर को दिखाया, भाई साहब चोपड़ा भाई ने रिप्लाई किया। बोले यार ग्रेट यार, बढ़िया यार। फिर मैंने उनको अपनी एक वीडियो भेजी जंप की। मेरी एक्सप्लोजिव मेरी भी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक्सप्लोजिव अच्छी है, तो मैंने उसको एक जंप की वीडियो भेजी। तो उन्होंने उसको रिएक्ट किया और बोला कीप गोइंग भाई वेरी गुड, मतलब सच से रिप्लाई किया। और उसके बाद से फिर 2 दिन बाद, 1-2 दिन हो गए थे उनका, फिर मैंने फोन खोला सुबह उठ के, मैंने देखा नीरज चोपड़ा फॉलोइंग। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार फाइनली मतलब इंडिया का एक बिगेस्ट स्पोर्ट्स स्टार नीरज चोपड़ा, जिसको सब आज आइडल मानते हैं, और वो आइडल मानने लायक हैं भी, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि 124 साल का जो इंडियन एथलेटिक का सूखा था, कोई मेडल नहीं था, वो उन्होंने पूरा किया और वो गोल्ड लाके पूरा किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नीरज चोपड़ा सर मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे ही सही। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ वो मुझे जानते हैं, बाय नेम बाय फेस तो जानते हैं, मिले कभी नहीं है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने कभी मुझे देखा है, मेरे गेम को देखा है, मेरे थ्रोस को देखा है। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी वो, बहुत अच्छा लगा वो देख के कि फाइनली नीरज चोपड़ा इज फॉलोइंग। डिस्ट्रैक्शंस तो या लाइफ में बहुत आते हैं, आते ही रहेंगे, अभी भी आ रहे हैं, इसके पहले भी आ रहे थे और फ्यूचर में भी आते रहेंगे। मतलब मेन ये है कि आप कैसे उसको हैंडल करते हो। मतलब आप डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाता है इंसान, कहीं ना कहीं हो ही जाता है, वी आर ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। कितना भी खुद को कंट्रोल करे आदमी, चाहे वो कितने भी बड़े खिलाड़ी रहे हो या किसी भी फील्ड का रहा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड का हो, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है। आप भी अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके हुए होंगे डिस्ट्रैक्ट, किसी भी चीज को लेके तो हो जाते हैं, हम भी हुए हैं और काफी खिलाड़ी होते हैं। और मतलब जहां तक है कि जो अच्छे, मतलब बात है कि डिस्ट्रैक्ट तो आप होंगे ही, और लाइफ का पार्ट है, ह्यूमन नेचर यहाँ वहां होता है, दिमाग यहाँ चलता है। कभी आप देख सकते हैं, कभी किसी भी मतलब हर चीज में चलता है, लड़कियों की ओर चलता है, कभी फेम की ओर चलता है, पैसे की ओर चलता है, हर चीज में डिस्ट्रैक्शन होता है, आदमी कहीं ना कहीं यहाँ जाता है। बट उस मेन होता है कि आपको उस चीज समझ आ जाए कि डिस्ट्रैक्शन क्या चीज डिस्ट्रैक्शन है और क्या चीज सही है। अगर वो सही टाइम पे समझ आ जाए कि हाँ, या तो जिस लड़के से आप मतलब किसी आपका कोई दोस्त है, आप उससे कनेक्टेड हो, कोई नया दोस्त बना है, तो आपको समझ आना चाहिए कि उससे अच्छी फीलिंग आ रही है कि नहीं, उससे नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि वो पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। अगर पॉजिटिव फीलिंग आ रही है तो ठीक है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो आप उससे बहुत जितना जल्दी आप उससे मतलब धीरे धीरे कट लें वो ज्यादा सही है आपके लिए। क्योंकि आपको ऊपर गेम का पहले ही प्रेशर है। अगर आप दुनियादारी का प्रेशर लेंगे, आप किसी लड़की से बात करने का प्रेशर लेंगे, या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का प्रेशर लेंगे, या कोई भी ऐसा प्रेशर लेंगे, या डिस्ट्रैक्शन आपको होगा ही। तो अगर आप उसको सही टाइम पे एनालाइज कर लेते हैं कि यार ये चीज मेरे लिए अभी सही नहीं है, मुझे चीज नहीं करनी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा होगा और आप अच्छा करेंगे। जैसे कि कई बार मैं बताया था आपको, मैं काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करता हूँ, और
क्राइसिस फील करता हूँ, मतलब फील करता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी एक किसान है और उसमें पूरा घर चलाना है, सिस्टर की पढ़ाई करानी है, मेरे को भी कर रहा हूँ, मेरे को भी देना है पैसे पिताजी को, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन चीज़ों में। और काफ़ी मेंटली ब्रेक भी होता हूँ मैं कि यार घर की प्रॉब्लम है, ऐसा दिक्कत हो रही घर में, कैसे करूँगा, कैसे करें। तो और फाइनेंशली फाइनेंशली वीक है, मतलब क्या बोले, मतलब इतना जो थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिल गई या किसी ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया वही है। और बाकी एक हम मुझे एक मैं थैंकफुल करूंगा इस चीज़ के लिए, मुझे हेल्प किया था एवेंटम स्पोर्ट्स करके ऑर्गेनाइजेशन है, और मतलब जेवलिन बनाते हो, इंडिया में जेवलिन की मैन्युफैक्चरिंग करते हो। तो उन्होंने मुझे शुरू से सपोर्ट 2022 से उन्होंने सपोर्ट किया था, उनके सपोर्ट से मैं चल पाया हूँ, मेरे को और किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मेरा खेलो इंडिया में 2 बार मेडल है, एक बार सिल्वर है, एक बार गोल्ड है, उसके बाद मुझे खेलो इंडिया स्कीम नहीं मिली, आई डोंट नो वाई। में जो स्टेट गवर्नमेंट सेट कर रखती है क्राइटेरिया कि गोल्ड का इतना होगा, सिल्वर का इतना होगा, ब्रॉन्ज का इतना होगा, तो उसके हिसाब से मिलता है कि भाई 25,000, 50,000, 15,000। नेशनल जीतने के बाद मुझे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एकेडमी में मैं हूँ, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेवलिंग, फूडिंग सब फ्री है, मतलब यहाँ पे हॉस्टल सब है, मतलब फ्री में इधर रहना कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। बट उसके जो अदर एक्सपेंसेस है ना, उनमें प्रॉब्लम होती है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर जॉब नहीं है और पर्टिकुलर कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं है अभी तक। मतलब 2 साल उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, एवेंटम स्पोर्ट में कर रहे हैं वो, अच्छा कर रहे थे वो और कर भी रहे हैं अभी। बट कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे लाइफ बढ़ रही है, लेवल बढ़ रहा है, एज बढ़ रही है, वैसे वैसे थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि आपको गेम में भी काफी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। गेम में अब जैसे जैसे गेम बढ़ रहा है वैसे वैसे गेम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए गेम में भी, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। आप मेंटली भी थोड़ा खुद को उसमें इन्वेस्ट करो कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा दिमाग का जोर लगाओ और समझो। फिजिकली तो आप खुद को इन्वेस्ट कर ही रहे हो, दिन में 6-6 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, सब कर रहे हो कहीं। और उसके बाद फिर जब एक जैवलिन थ्रोअर की ट्रेनिंग प्रॉपर, वैसे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, मतलब शोल्डर स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ और बैक, मतलब हमारे में मेन होता है हमारा शोल्डर, एल्बो और लोअर बैक एंड हमारे जो लोअर बॉडी, मतलब ओवरऑल कहा जाए तो यार फुल बॉडी का ही यूज होता है, फुल बॉडी का ही यूज होता है। बट हैवी मसल्स देखा जाए तो वो शोल्डर्स ही होते हैं। जेवलिन अंडर 16 बॉयज में रहता है 600 ग्राम, अंडर 14 में रहता है मिनी जेवलिन, किड्स जेवलिन रहता है, वो बहुत छोटा सा रहता है, मतलब एक आपके हाथ के बराबर होगा, एक हाथ के बराबर। और अंडर 18 में होता है 700 ग्राम, अंडर 20 में होता है 800, मतलब जो मेंस में यूज होता है वो अंडर 20 में यूज होता है। हाँ, और गर्ल्स में भी ऐसा ही होता है, गर्ल्स में अंडर 16 में कितना होता है 500 ग्राम, अंडर 18 में भी शायद 500 ग्राम ही होता है, अंडर 20 में 600 ग्राम होता है जी, और वुमेन्स में भी 600 ग्राम होता है। एक्चुअली लोग तो यही कहते हैं, मतलब अच्छे कोचेस जो होते हैं और अच्छे जो खिलाड़ी रह चुके हैं या हैं, वो तो उनका मानना यही है कि जब कोई बच्चा गेम स्टार्ट करता है, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है ना, तो उसको सब करना चाहिए, चाहे जंपिंग हो, थ्रोइंग हो, मतलब रनिंग हो, सब कुछ मतलब सब कुछ हो। जब अब अगर आप हर चीज करोगे ना, तो उसके बाद एक टाइम पीरियड आएगा 2 साल 3 साल बाद, आपको पता चल जाएगा या आपके पिताजी को पता चल जाएगा, आपके कोचेस को पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा किस चीज के लिए कैपेबल है, इसकी जंप अच्छी है तो जंप कर सकता है, इसकी आर्म्स मसल अच्छी हैं और इसके जर्क अच्छा है तो ये थ्रो कर सकता है, या इसके स्टांस अच्छे हैं, ये अच्छी रनिंग कर रहा है, मतलब रनिंग में अच्छा है तो वो रनिंग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं पहले शुरुआत में सब चीजें, हर एक गेम करना चाहिए, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, रनिंग, जंपिंग, एवरीथिंग, जो मौका मिले वो खेलो। ये मत सोचो कि मैं पर्टिकुलर गेम खेलूंगा। जो शुरुआती फेज होता है 12 से 15 साल या 10 से 15 साल होता है ना, जो जब आदमी बिल्ड होता है, फिजिकली खुद को मेंटेन करता है, तो उस टाइम पे बच्चों को मतलब ध्यान, पूरा उनके पेरेंट्स को, उनके कोचेस को ये ध्यान देना चाहिए कि उसको सब कराएं। कोचेस को तो पता है, पर पेरेंट्स खासकर फोकस करें कि वो उसे रोके ना, भाई मतलब तुझे जंप करना है जंप कर, रनिंग करना रनिंग कर, थ्रो करना है थ्रो कर, पत्थर फेंक, बॉल कर,
फुटबॉल खेल, हैंडबॉल खेल, जो भी तेरे हाथ में है, तुझे जो करना है वो कर। और उसके बाद फिर अपने आप समझ आ जाता है कि हाँ ये बच्चा किस चीज के लिए कैपेबल है, इसमें किस चीज की स्ट्रेंथ अच्छी है। अगर इसके शोल्डर स्ट्रेंथ अच्छी है तो थ्रो कर सकता है, जर्क अच्छा है तो थ्रो कर सकता है, अगर इसकी स्पीड अच्छी है तो रनिंग कर सकता है, और अगर इसकी जंप अच्छी है, एक्सप्लोजिव अच्छी है तो ये मतलब स्पीड अच्छी है तो रनिंग कर सकता है, और जंप और एक्सप्लोजिव अच्छी है तो जंप कर सकता है। तो जैसे कि आप पढ़ाई में देख सकते हैं कि हम नर्सरी से लेकर 10th तक सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट, सोशल साइंस, कंप्यूटर, एवरीथिंग, मतलब हिंदी इंग्लिश सब कुछ पढ़ते हैं ना। और फिर उसके बाद 11th आते हैं हम, तो हमें फिर हमें एक सब्जेक्ट दिया जाता है कि आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, बायो लो, मैथ्स लो, मतलब कि आप सोशल साइंस पढ़ना, सोशल साइंस से सोशली रिलेटेड तो कुछ अगर आपका अंदर समझ आता है सोशली रिलेटेड, तो आप सोशल साइंस लेंगे, डोमेस्टिक मतलब अपने पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो भी है मतलब आर्ट्स लेंगे आप ना। और अगर आप क्या नाम, आपको अगर थोड़ा सा अपने क्या नाम से ये एक डॉक्टर टाइप बनना है, या बायो मतलब साइंस में इंटरेस्ट था तो आप बायो लेंगे। और मतलब चीजें समझ आती है ना टाइम के साथ कि हाँ मैं किस चीज के लिए कैपेबल हूँ, कि मुझे कौन सी चीज में मैं ज्यादा सही कर पाऊंगा, ज्यादा बेटर कर पाऊंगा। तो आदमी वो चीज समझ जाता है टाइम आने के बाद कि यस शायद मैं यही बेस्ट कर सकता हूँ, इससे बेस्ट ये कर सकता हूँ, तो फिर मैं वो चीज में फोकस करूंगा पूरा। तो आप जो थ्रो की आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो थ्रो शायद मेरे इंस्टा पोर्ट में स्टार्टिंग में ही है, पिन है। तो वो मेरे यूथ एशियन की पोस्ट है, जो मैं कुवैत में खेलने गया था, मेरा पहला इंटरनेशनल था। तो मेरे को क्या था कि मेरे को इंजरी थी, मेरे को एल्बो इंजरी, वो उठ नहीं रहा था, और मैं काफी प्रॉब्लम फेस कर रहा था उसको लेके। पर मैंने पूरा डायनाप्लास्ट, टेप विंग वगैरह सब की, मैंने मूव मारा, सब किया, सब कुछ लगा रखा था मैंने कि भाई मैं खुद को प्रिकॉशंस में रख रहा था। मैंने शुरू में थ्रो किए, मेरी थ्रो नहीं हुई, मतलब मैं बहुत ज्यादा पेन होने लगा, जर्क, वार्म अप थ्रो में मुझे जर्क लग गया, दिक्कत हो गई मुझे, मेरा एल्बो उठ नहीं रहा। सो बहुत ड्रामेटिक फेस होता है ना, मतलब हम तो कहा जाए कि मूवी देखते हैं ना कोई, तो मूवी में नहीं दिखता कि चक दे इंडिया हो, कोई ऐसी मिल्खा भाग हो, उसमें दिखता है ना कि वो एक सीन दिखता है कि यार खिलाड़ी टूट गया, अब कैसे वापस आएगा, मतलब एकदम ब्रेक हो चुका है, अब कैसे वापसी करेगा, या तो किसी के पैर में चोट लगी है उसके बाद भी वो भाग के जीत जा रहा है, किसी के सर में चोट लगी है उसके बाद भी वो गोल कर दे रहा है और इंडिया को जिता दे रहा है। तो वो काफी ड्रामेटिक और काफी ऐसा लगता करता है कि जैसे कुछ बनाया गया हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। मतलब शुरू में ऐसी फीलिंग आती थी कि ऐसा नहीं होता यार, ये सब एक तड़का डालते हैं लोग, मतलब बायोपिक्स में या स्टोरीज में तड़का डालते हैं कि लोगों को मजा आए, ये ऐसा कुछ होता नहीं होगा। बट सॉरी, पता नहीं लोग क्या सोचते इस चीज के बारे में, मैं भी सोचता था, बट मेरी पूरी इसको लेकर कॉन्सेप्ट ही बदल गया जब मैंने यूथ एशिया खेला। मेरी एल्बो उठ नहीं रही थी, मैं आपको क्या बताऊं सर, मेरी एल्बो एक भी नहीं उठ रही थी। और उसके बाद मैं जब खड़ा हुआ जाके थ्रो करने के लिए 2 थ्रो के 3 थ्रो के बाद, तो आंखें बंद की और अपने इष्ट देवता माता रानी को याद किया, जय माता दी, ऐसा ही बोला मैंने, जय माता दी, शक्ति देना भाई, अब बहुत हो गया, थ्रो मारना है। मूवीज में दिखता है ना कि माइंड पढ़ते हैं, जब माइंड में जो सुनाई देता है कि कुछ बोल रहा है वो, तो वैसा ही मेरे साथ हो रहा था कि मैं अपने भगवान को याद कर रहा था, माता रानी को याद कर रहा था, और मैं रनवे लेके चढ़ा, थ्रो मारी और बस मारी दी थ्रो। मैंने ये सोचा कि जर्क लगेगा तो बाद में लगेगा, थ्रो मार दूंगा, उसके बाद दर्द होगा तो होगा, तो एल्बो टूटेगी चाहे जो भी हो। 67.67 मीटर का 700 ग्राम में हाईएस्ट थ्रो मेरा 700 ग्राम में 69.72 मीटर है। उस पे सिल्वर लिया था मैंने, इधर लिया था जब मेरा यूथ एशियन का ट्रायल हुआ था ना, भोपाल स्टेडियम में ही हुआ था, नेशनल हुए थे उधर, और मेरा 800 ग्राम बेस्ट है 68.82 मीटर। तो वो एग्रेशन की जो बात आप कर रहे थे ना, एग्रेशन ऐसा था कि अब मेरे पास कुछ तो दिमाग पे था नहीं, बस यही था कि थ्रो मारनी है, चाहे एल्बो टूट जाए चाहे कुछ हो जाए। अब मैंने जैसे ही थ्रो रिलीज की, अब थ्रो चढ़ गई, मतलब जा रही है। अब एक मुझे मेरा ये है कि अब पेन तो हो रहा था मुझे, एल्बो मेरे पेन था, तो मैंने उस पेन को दबाने के लिए, और थ्रो अच्छी निकल गई, वो दोनों चीजें दोनों फीलिंग मिक्स हो गई कि थ्रो भी अच्छी निकल गई और पेन को भी दबाना था। तो अपने आप इतना एग्रेशन आ गया कि मैं कुछ खुद समझ नहीं पाया मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब मैंने वहां पे कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ बनाया है उस पर, जितना एग्रेशन, हाँ जितना एग्रेशन मेरे मतलब जितना एग्रेशन मैं थ्रो में दिखाता हूँ, कहीं भी देख आप किसी भी मेरी इंस्टा पोस्ट या किसी भी थ्रोज वाली वीडियो में देखेंगे, तो वो कुछ बनाई हुई नहीं होती। मैं कई बार सोचता भी हूँ कि यार मैं कुछ पर्टिकुलर बना के जाऊंगा कि मैं ऐसा कुछ रिएक्ट करूंगा, नहीं,
कुछ भी बना लो आप, बट आप हर थ्रो में नहीं होता है। जब एक थ्रो अच्छी निकलती है या जब बहुत ज्यादा आदमी पेन में होता है ना, उसके बाद उसका अलग ही एग्रेशन होता है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा था। और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे बाद में सुनने में भी आया कि लोगों ने काफी थोड़ा सा हंसी मजाक भी बनाया उसका कि यार इतना क्या जोश दिखा रहा था ये वो। बट ये कि मैंने बताया मैं इंडिया आया जब उसके बाद, और मैंने काफी लोगों से बात की, तो लोग बोले भाई वो क्या था यार, मतलब वो कहने की क्या जरूरत थी तुझे। अरे मैंने बोला भाई साहब मैं बता नहीं सकता, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या किया क्यों किया, पर ये पता है मुझे मुझे बहुत पेन हो रहा था। और उसके बाद मेरी थ्रो निकल गई, तो हैप्पीनेस और साथ में दर्द, खुशी के साथ दर्द मिक्स हुआ, और उसके बाद से वो एग्रेशन निकला। अब वो मूव निकले जो भी मैंने किया। और उधर पे मैंने काफी चीजें भी, अब आउट ऑफ कंट्री था तो जोश जोश में काफी बैड वर्ड्स भी निकले, तो तीनों कौन समझ रहा है, बट मतलब माइंड आउट ऑफ कंट्रोल था। एक्चुअली एग्रेशन में ना आदमी को समझ नहीं आता आदमी क्या बोल रहा है क्या कर रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद मेरा काफी मजाक भी बनाया, लोगों ने बोला कि यार क्या कर रहा था ये वो। तो मैंने बोला भाई मुझे खुद ही नहीं समझ आया कि मैं क्यों कर रहा था क्या कर रहा था, बस हाँ ये पता है कि दर्द में था। और उसके बाद अच्छी थ्रो निकल गई, तो ऑटोमेटिकली खुशी और दर्द मिलके एग्रेशन इतना सारा दिखा दिया। लोगों ने बोला है तो मतलब काफी फ्रैंक बिहेवियर, और मतलब कहा जाए तो कहते हैं लोग काफी बोलता है, फ्रेंडली, काफी बोलने वाला। मतलब मेरा ये है कि अगर मेरे साथ कोई है, कोई नया बच्चा आया है या कोई भी आया है, तो वो अकेला ना फील ना करे। मतलब मेरे पास आए ना तो खुल के रहे। मेरे जूनियर्स हैं, जो भी मेरे सीनियर्स हैं ना, मैं सबसे हंसी मजाक करता हूँ, सबसे बातचीत करता हूँ। सब थोड़ा बहुत सब मेरे भी मजे ले लेते हैं, क्योंकि मैं बोलता बहुत ज्यादा हूँ। तो उस चीज को लेके काफी लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, बट ठीक है। मतलब मेरा ये है कि एक वो है कि हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशी के गीत गाते रहो। मेरा फंडा है, आज से 2-3 साल हो गया मैं यही फंडे को लेके चल रहा हूँ कि लाइफ में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स है। हाँ कि भाई प्रॉब्लम्स तो वैसे ही बहुत है, और क्यों ऐड करूँ। थोड़ा हंस के रहता हूँ, खुशी रहता हूँ, खेलता हूँ, मजे करता हूँ सबके साथ। तो मेरा ऐसा बिहेवियर है कि बस फनी फनी बिहेवियर, मतलब कह सकते हो फनी बिहेवियर, और थोड़ा सा बोलने वाला। और एग्रेशन तो बस गेम में है, एग्रेशन और कहीं नहीं है, एग्रेशन केवल गेम में है। अभी तो मैंने अभी करंटली मैं सीनियर शिफ्ट हो चुका हूँ, मैं अंडर 20 ऑलमोस्ट क्रॉस ही हो चुका हूँ। कुछ महीने बचे हैं, बट उसमें क्या है कि अभी कोई अंडर 20 का गेम है नहीं शायद। तो मेरा ये है कि अब टारगेट थोड़ा अच्छा है, क्योंकि अब अगर सीनियर में इंडिया में परफॉर्म करना है, मतलब अच्छा करना है, तो थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। इंडिया के टॉप 12 या 16 जो है थ्रोअर्स, सीनियर्स या जूनियर जो भी हैं, तो वो उनका ही नेम आता है, उनको ही मेल आता है कि आप की एंट्री हो चुकी है, आप नेशनल गेम्स में हैं और आप खेलेंगे, तो आप अपनी एंट्री कंफर्म करें। तो अब एक्चुअली मेरी परफॉर्मेंस उतनी, मतलब कहा जाए तो अभी जूनियर लेवल में ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सीनियर बहुत, मतलब इतनी सही नहीं है। सीनियर में आज इंडिया में एटलीस्ट अगर आपको एग्जिस्ट करना है, सीनियर कॉम्पिटिशन के टॉप 8 में घुसना है आज इंडिया में, तो आपको 75 या 76 मीटर की थ्रो चाहिए। नेशनल गेम में इसी कारण नहीं हो, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस जूनियर लेवल के हिसाब से अच्छी है, अंडर 20 के हिसाब से अच्छी है, बट सीनियर कंपटीशन और सीनियर लेवल एथलीट के हिसाब से अच्छी नहीं है, उतनी बेटर नहीं है। मतलब ईयर बाय ईयर और कैटेगरी बाय कैटेगरी मुझे उसको बेस्ट करना है, इंप्रूव करना है। तो अब जो अभी मेरा सीनियर शिफ्ट हो चुका हूँ ऑलमोस्ट, तो अपने थोड़ा सा एक कोशिश रहेगी कि अच्छा ऑफ सीजन लगाऊं। और थोड़ा मेरा वेट का इशू है कि थोड़ा मेरा वेट कम था अभी तक, तो अभी मैं थोड़ा वेट में फोकस कर रहा हूँ। तो अभी जेवलिन थ्रो है, इसको कहा जाता है, मतलब मैंने काफी एक्सपर्ट्स, कोचेस और काफी लोगों से सुना है कि ये ट्रिपल जंपर टाइप, जैसे ट्रिपल जंपर होता है ना, ट्रिपल जंपर के हाथ में डंडा पकड़ा दो, तो वो होता है जेवलिन। थोड़ा ट्रिपल जो जंपर होता है उसके हाथ में, तो ट्रिपल जंपर जैसी एक्सप्लोजिव चाहिए। ट्रिपल जंपर बहुत एक्सप्लोजिव होता है, वो बहुत स्पीडी होता है। तो ये दो चीज हैं। अब जेवलिन थ्रो बनने के लिए क्या चाहिए, शोल्डर में जर्क, आर्म स्पीड। तो मतलब हमें क्या, हमारी जैसे कि हमें अपने एक्सप्लोजिव पे भी ध्यान देना पड़ता है, अपने स्पीड पे भी ध्यान देना पड़ता है, और अपने जर्क पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो आपने बोला कि क्या बोला आपने, क्वेश्चन था आपका कि स्पीड कैसे इंप्रूव करें। तो एक आर्म स्पीड होती है कि जो अपने शोल्डर्स की, मतलब शोल्डर्स कितना तेज से आप मार रहे हो पीछे से लेके आगे तक, तो वो होता है। तो उसके लिए आप किसी हल्की चीज से ट्रेनिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ 400 ग्राम की बॉल लेके कर सकते हैं, या फिर जब आपका ऑन सीजन चलता है तो आप लाइट बॉल से करते हैं, 400 ग्राम बॉल से 600 ग्राम। जब आपका ऑफ सीजन चलता है तो आप 1 किलो 1.5 किलो जो आयरन बॉल होती है उनसे थ्रो करते हैं, कि आपका आर्म स्टेबल रहे और आर्म की स्पीड बढ़े। और स्पीड वर्कआउट के लिए आप रनिंग करते हैं, स्ट्राइड्स लगाते हैं, मसल ट्रेन करते हैं अपनी पर्टिकुलर, जो लेग्स की मसल होती है, जो भी काफ मसल होती है, थाई मसल होती है। तो अगर आप कॉम्पिटिशन खेलने जा रहे हैं तो पहला तो ये रहता है कि भाई
कूल एंड काम। अगर आपने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया गेम को लेके तो दिक्कत, मतलब कहते हैं ना कि नर्वस, थोड़ा सा नर्वसनेस और थोड़ा एक्साइटमेंट दोनों होनी चाहिए। अगर आप डरेंगे नहीं और डरेंगे नहीं तो भी बात नहीं बनेगी। अगर आप एक्साइटेड नहीं हो तो कोई चीज करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप नर्वस नहीं हो, आप डरे हुए नहीं हो, थोड़ा भी, मतलब डरने की बात नहीं कर रहा कि बहुत डरो, बट अगर थोड़ा भी नर्वसनेस रहती है ना तो आदमी मतलब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, किसी भी फील्ड का हो, वो थोड़ा वो रहता है कि भाई मुझे अच्छा करना ही है, मुझे करना पड़ेगा यार। और मैं अगर बहुत ज्यादा फ्री हूं कि हाँ ठीक है सब हो जाएगा, तो कई बार ये कॉन्फिडेंस ना ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जब तक को हमें समझ आता है तब तक हमारे थ्रोज हो चुके होते हैं और हम मेडल में, अगर हम गोल्ड पोजीशन पे स्टे कर रहे थे तो हम ब्रॉन्ज पे आ जाते हैं, सिल्वर पे आ जाते हैं, या तो मेडल आउट भी हो जाते हैं। तो गेम के पहले या गेम टाइम पे, मतलब गेम के पहले, मैं गेम टाइम का नहीं बोलूंगा, पर गेम के पहले जो अगर थोड़ा एक्साइटमेंट और नर्वसनेस है ना तो वो बहुत अच्छी बात है। वो होना चाहिए, वो हर एक एथलीट में होना चाहिए। और वो कोई भी फील्ड का हो, किसी भी फील्ड का हो, चाहे साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, अगर वो कुछ भी लॉन्च कर रहे हैं, कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके वो बहुत श्योर होते हैं, उन्होंने पूरी पढ़ाई कर रखी है, उनको सब पता है, उन्होंने सब प्रॉपर डेवलप किया है, प्रॉपर मशीनरी सेट किया, प्रॉपर कैमरा लगाया, सब चीज। बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा नर्वस और डरे हुए रहते हैं, एक्साइटेड भी रहते हैं। इसके बारे में तो मैं कहूंगा कि एक्चुअली अभी थोड़ा छोटे छोटे टारगेट्स लेके मैं ग्रो करूंगा, भी हो सकता है। अगर सही से मैंने ट्रेनिंग की, मतलब सही से मैंने 4 साल ट्रेनिंग की और इंजरी फ्री रहा, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब होपिंग नहीं कहता कि ओलंपिक है, बट कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ओलंपिक मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ओलंपिक खेल नहीं सकता, खेलेंगे बिल्कुल। अगर हम गेम कर रहे हैं तो एक एथलीट का टारगेट क्या ही होता है, चाहे बिगनर एथलीट हो चाहे एलाइट एथलीट हो, उसका टारगेट यही होता है कि ओलंपिक खेले, ओलंपिक में इंडिया के रिप्रेजेंट करे और मेडल लाए। तो कहीं ना कहीं एक दिल में तो यही है ना कि, और दिल दिमाग में तो यही है कि ओलंपिक खेलना है, ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, मेडल लाना है। बट हाँ ये है कि उसके लिए हम छोटे छोटे स्टेप फॉलो करेंगे। कि अभी मैं 70 मीटर का थ्रोअर हूँ, तो मुझे पहले 75 मीटर का थ्रोअर बनना है, जिसको थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, आने वाले 6-7 महीने, साल भर अच्छी ट्रेनिंग की, तो वो मैं पहले वो बैरियर तोड़ूंगा। उसके बाद फिर मैं और नेक्स्ट बैरियर सेट करूंगा। और फिर जब मैं 78 के आसपास आऊंगा तो उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है कि आदमी कहीं ना कहीं बॉडी अब थोड़ा सा ब्रेक, मतलब एक स्टक हो जाती है पोजीशन, मतलब एक परफॉर्मेंस वहीं पे रुक जाती है 78, 77, 70। उसके बाद उसको ग्रो करने में आदमी को साल 1.5 साल लगता है, फिर आदमी 82, फिर 80, 82, ऐसा मतलब चलता रहता है। फिर इंजर्ड नहीं हुआ तो हाँ, फिर इंजर्ड नहीं हुआ, और अगर यही जो जैसा हम सोच के चलते हैं, अगर वैसा सब होता रहा तो बिल्कुल आने वाले जो बड़े इवेंट्स होंगे, इंटरनेशनल बड़े इवेंट होंगे, तो बिल्कुल मौका मिलेगा और बिल्कुल इंडिया के लिए परफॉर्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेडल लाएं।